गुड इवनिंग बच्चों। बेटा हम 12th क्लास का कल डायपोल पढ़ चुके थे। आज हमें क्या पढ़ना है? डायपोल का सेकंड पार्ट पढ़ना है। हमें न्यूमेरिकल भी करने थे, तो न्यूमेरिकल हम इस पार्ट को पढ़ने के बाद करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ ये वाला पार्ट होता है। टॉपिक क्या है आपका? देखिए टॉपिक है आपका डायपोल कैप्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरे पास डायपोल है, वो किसके अंदर रखा हुआ है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो क्या क्या उसके साथ कहानियाँ होंगी, वो सारी हमें कहानियाँ यहाँ देखनी है। देखिए हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, ये हमारे पास कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि किस तरीके का होता है? देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, ये जो लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये आपको क्या दिखनी चाहिए? बराबर, मतलब सबके बीच में डिस्टेंस डी डी डी, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह, हर एक एरिया में, अगर मैं कोई भी छोटा सा एरिया एज्यूम करता हूँ, वहाँ क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो अब मेरे पास कोई डायपोल है, ये डायपोल को मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। यहाँ माइनस क्यू चार्ज रखा, यहाँ प्लस क्यू चार्ज रखा, और डायपोल की डायरेक्शन क्या है? ये रही डायपोल की डायरेक्शन। ये ए पॉइंट ले लिया, इसको बी पॉइंट ले लेते हैं। अब देखिए थीटा एंगल पे रखा हुआ है, ये थीटा एंगल पे रखा है डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डायपोल रखा हुआ है। अब देखिए इस डायपोल के साथ क्या होगा? मेनली इस पर देखिए फोर्स कितना लग रहा होगा। अगर मैं बात करूं इस प्लस वाले पॉइंट चार्ज पर, इधर लीनियरली कितना फोर्स लग रहा होगा? F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। इतना ही फोर्स लगता है। अगर कोई भी मेरे पास चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है और वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो देखिए किधर फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगता है हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। माइनस क्यू पर फोर्स किधर लग रहा हुआ? जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, ये क्या लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट ऑपोजिट। तो देखिए इस पर अगर मैं बात करूं कि टोटल कितना फोर्स लग रहा है, तो देखिए लीनियर फोर्स, नेट लीनियर फोर्स। लीनियर फोर्स मतलब देखिए अगर मैं ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेता हूं, ये डायरेक्शन नेगेटिव लेता हूं, देखिए नेट हमारा लीनियर फोर्स क्या आ गया है? अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, इधर कितना लग रहा है हमारे पास? प्लस एक्स डायरेक्शन में, Q इंटू ई प्लस ये वाला ऐड हो जाएगा। ये किस डायरेक्शन में? माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो माइनस क्यू ई। नेट लीनियर फोर्स हमारे पास क्या आ गया? जीरो आ गया। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है तो जीरो आ जाएगा। अगर जीरो आ जाएगा तो मैं कह सकता हूं कि नेट लीनियर मोशन, क्या कोई लीनियर मोशन होगा? लीनियर मोशन इसके अंदर कोई नहीं होगा। अगर फोर्स ही नहीं लग रहा है और वो पहले से ही रेस्ट में रखा हुआ है, अगर कोई वेलोसिटी नहीं है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है, नेट लीनियर फोर्स तो जीरो हो गया, तो नेट लीनियर मोशन भी क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, जीरो होगा। अगर लीनियर मोशन नहीं हो रहा है तो क्या ये इक्विलिब्रियम में? तो देखिए इक्विलिब्रियम में हमें जानने के लिए कि ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, हमें दो कंडीशन चाहिए होती हैं। पहली कंडीशन कौन सी? कि आपका जो सिग्मा एफ लीनियर, ये क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। मतलब जो आपका लीनियर फोर्स है, मतलब मैं कह सकता हूँ सिग्मा एफ एक्स बराबर जीरो। जितने भी एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं सारे क्या होने चाहिए? मिलकर जीरो होने चाहिए। सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू जीरो एंड सिग्मा एफ जेड इक्वल्स टू जीरो। पहली कंडीशन ये है कि तीनों फोर्स क्या होने चाहिए? तीनों डायरेक्शन के जीरो होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, सिग्मा टाउ नेट इक्वल्स टू जीरो। टाउ हमारा क्या होना चाहिए? जो रोटेटरी फोर्स होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? रोटेटरी फोर्स। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एफ टाउ इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, टाउ नेट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। टाउ देखिए, टाउ की अगर मैं फीलिंग लूँ तो टाउ की फीलिंग क्या होती है? देखिए ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे मेरे पास कोई रॉड है
अब देखिए टॉर्क निकालने के लिए हमें एक पॉइंट निकालना पड़ता है कि हम किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं। तो इस रॉड को हमने हिंज कर दिया यहाँ से, हिंज मतलब ठोक दिया इस तरीके से, और ये रॉड क्या करती है, ये घूम सकती है इस तरीके से, ऐसे ऐसे घूम सकती है। अब देखिए इस रॉड पर, ये रॉड है, इस रॉड की डिस्टेंस क्या है, इस रॉड की लेंथ क्या है, L। अब मुझे टॉर्क निकालना है इस रॉड पर, कोई इस पर फोर्स कैसा लग रहा है, परपेंडिकुलर, इस तरीके से फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर। अब जो ये फोर्स है F परपेंडिकुलर, मतलब रॉड पर क्या है, परपेंडिकुलर ही है फोर्स। अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालूंगा तो इस पॉइंट के अबाउट क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स है। ये परपेंडिकुलर फोर्स क्या करेगा, देखिए इस रॉड को क्या कर देगा, घुमा देगा, ये क्या आ जाएगा, रोटेटरी फोर्स। तो जो टॉर्क होता है वो इस तरीके से निकलता है किसी भी पॉइंट के अबाउट। लेकिन अगर यही फोर्स मैं बोलूँ कि यहाँ लग रहा है, कहाँ, जिस पॉइंट के अबाउट हमें निकालना है उसी पॉइंट पर लग रहा है, तो टाउ हमेशा क्या हो जाता है, टाउ हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो टॉर्क कुछ नहीं आता। देखिए खुद देखिए, अगर इस रॉड को मुझे घुमाना है और यहीं से ठोका हुआ यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या ये घूमेगी, बिल्कुल नहीं घूमेगी, बिल्कुल नहीं घूमने वाली। तो कभी भी फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन मतलब जिधर फोर्स लग रहा है, इसके फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन क्या, इसको ऐसे पीछे बढ़ा दिया, इसको ऐसे आगे बढ़ा दिया, ये लाइन ऑफ एक्शन। इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन क्या, ये ऐसे, ये ऐसे। तो कभी भी लाइन ऑफ एक्शन अगर जिस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क निकालना है वहाँ से निकल रही है, तो टॉर्क हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो टॉर्क का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। तो टाउ नेट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, लीनियर फोर्स आपका 0 होना चाहिए, तो बॉडी क्या है आपकी इक्विलिब्रियम में रहेगी। अब देखिए यहाँ पर हमें ये तो पता चल गया कि लीनियर फोर्स तो 0 है, क्या रोटेटरी फोर्स 0 है? सबसे दिक्कत वाली चीज़ यही है कि रोटेटरी फोर्स इसमें आपको 0 नहीं मिलेगा। टॉर्क हमेशा क्या बनाते हैं, कपल ऑफ फोर्स बनाते हैं। कपल ऑफ फोर्स मतलब कि जब किसी बॉडी पर, अगर ये मेरे पास रॉड है, ये कोई रॉड है, इस पर फोर्स F इधर लग रहा है, तो इतना ही फोर्स F इधर लगना चाहिए, तभी ये क्या बनेगा, इसमें कपल बनेंगे। ये फोर्स के क्या इन्हें बोलते हैं हम लोग, कपल। जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स बनते हैं तो उन्हें कपल बोलते हैं। जब ऐसा कहीं हमें दिखता है तो क्या बनता है, वहाँ टॉर्क बनता है। तो देखिए यहाँ क्या कहानी हो रही है, देखिए इस हिंज वाली रॉड में भी, इस हिंज वाली रॉड में आपको लग रहा होगा कि सर इधर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा। अगर हम इधर फोर्स लगा रहे हैं F, तो एक नीचे हिंज फोर्स लगा रहा होगा, लगाता है, 11th क्लास में निकालते हैं इसको। यहाँ पर ये हिंज फोर्स नीचे लग रहा है, ये फोर्स ऊपर लग रहा है, इस कारण से यहाँ क्या बनता है, टॉर्क बनता है। तो यहाँ देखिए F बराबर Q इंटू ई इधर लग रहा है, और एक F इक्वल्स टू Q इंटू ई इधर लग रहा है। टॉर्क में क्या होता है कि फोर्स टाउ इक्वल्स टू जो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसमें फोर्स हमेशा एक लेते हैं, कोई भी एक लेते हैं, इस कपल में से कोई भी एक फोर्स उठा लेंगे, और उस फोर्स की जिस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क निकालना है वहाँ से क्या ले लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए मुझे टॉर्क निकालना है इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो इस पॉइंट के अबाउट मुझे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। किस, इस फोर्स से, ये लगने वाले फोर्स से मुझे इस पॉइंट की क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, देखिए ये है। अगर मैं फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को ऐसे 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 आगे बढ़ाता हूँ तो इस पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, ये अगर ये 2L है तो ये कितनी होगी, 2L साइन थीटा। ये आपकी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किस फोर्स से, इस फोर्स से। तो टाउ हमारे पास यहाँ क्या आ गया, टाउ इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है, Q इंटू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2L साइन थीटा। 2L साइन थीटा, तो हमारे पास 2QL इंटू ई साइन थीटा। ये 2QL क्या होता है, यही P होता है, P इक्वल्स टू 2QL। तो हमारे पास क्या आ गया, PE साइन थीटा। और PE साइन थीटा मतलब क्या हुआ, P क्रॉस E। ये हमारे पास क्या निकल आया, टॉर्क। टॉर्क 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 अगर कोई भी डायपोल मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो उस पर टॉर्क जो लगेगा वो इतना लगेगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी कि यहाँ ये डायपोल अब इक्विलिब्रियम में तो नहीं है, तो इसके साथ क्या कहानी हो रही होगी। तो देखिए अगर ये इक्विलिब्रियम में नहीं है तो ये एक जगह रोटेट कर रहा होगा, मतलब एक ही जगह घूम रहा है इस तरीके से, एक ही जगह घूम रहा है इस तरीके से, एक ही पोजीशन पे नाच रहा होगा, एक पोजीशन पे। अच्छा, पहली कंडीशन तो ये। क्या कोई लीनियर मोशन हो रहा होगा, बिल्कुल नहीं हो रहा होगा, पहले ही हमें पता है दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हैं, तो ये कहीं जा नहीं रहा होगा, एक ही जगह घूम रहा है।
अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ, अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं रखा होता तो क्या कहानी होती? तो कोई लीनियर मोशन होता, टॉर्क बनता, या फिर क्या कहानी होती? मान लीजिए हमारे पास कोई इस तरीके का ये है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा घनी है, तो यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज़्यादा होगा, वो फोर्स भी ज़्यादा लगाएगा। तो मेरे पास अगर मैं कोई डाइपोल यहाँ पर रख देता हूँ ऐसा कुछ, प्लस क्यू इधर है, माइनस क्यू इधर है, ये हर जगह एंगल भी इसका वेरी कर रहा होगा। एंगल अगर वेरी कर रहा है तो हर जगह क्या वेरी हो रहा होगा? हर जगह देखिए यहाँ पर फोर्स इस पर वेरी कर रहा होगा। अब इधर मान लीजिए कुछ फोर्स लग रहा है F, हम मान लेते हैं कुछ भी क्वांटिटी ले लेते हैं 10 न्यूटन, और इधर F2 फोर्स लग रहा है, कोई भी एक वैल्यू ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू। देखिए इधर ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा तो 100 न्यूटन ले लेते हैं, क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस ज़्यादा हैं तो इंटेंसिटी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो फोर्स भी ज़्यादा लग रहा होगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, और ये 10 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। क्या अब इसमें कोई लीनियर मोशन होगा? तो देखिए बिल्कुल लीनियर मोशन होगा, क्योंकि एफ नेट कितना आ गया? 100 माइनस 10 इक्वल्स टू 90 न्यूटन। इधर ये चला जाएगा डायपोल। क्या ये घूमेगा? कोई टॉर्क लगेगा? तो देखिए टॉर्क लगने के लिए हमें क्या चाहिए? कपल चाहिए। तो कपल क्या बना रहा है? इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहे हैं। देखिए इधर 10 न्यूटन, इधर 100 न्यूटन, तो क्या ये कपल बनाएंगे? तो देखिए बिल्कुल कपल बनाएंगे। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स चाहिए ना। यहाँ पर 100 न्यूटन है, अगर यहाँ 100 न्यूटन है तो इधर जो 10 न्यूटन लग रहा है, इधर 10 न्यूटन, तो इससे 100 न्यूटन से मिल ही जाएगा ना हमें। बाकी 90 न्यूटन क्या करेगा? वो उसे टॉर्क नहीं देगा, नहीं घुमाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 न्यूटन इसके बराबर तो यहाँ हमें मिल रहा है, फोर्स मिल रहा है, तो अगर बराबर मिल रहा है तो ये कपल बनेगा। बाकी 90 न्यूटन से हमें कोई मतलब नहीं है, वो कोई टॉर्क क्रिएट नहीं करेगा। क्रिएट कौन करेगा? जो इधर 10 न्यूटन लग रहा है, जो इधर 10 न्यूटन जो हम लेंगे इस 100 न्यूटन में से, वो इस पर टॉर्क क्रिएट करेगा। तो देखिए ये घूमेगा भी, तो अब इसके साथ क्या होगा? लीनियर मोशन भी होगा, और क्या होगा? रोटेटरी मोशन भी। तो ये घूमता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये घूमता हुआ ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो लीनियर और रोटेटरी मोशन दोनों इसके अंदर होंगे। तो आपने देख लिया कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो भी इस पर टॉर्क लगेगा, टॉर्क भी वेरी करेगा। सारी कहानी हो गई। ये हमारे पास डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। अब देखिए स्पेशल केस ले लेते हैं। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और डायपोल को, अभी डायपोल कैसा है? ये ऐसा रखा हुआ है इसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो डायपोल मेरा कैसा पड़ा हुआ है? डायपोल की डायरेक्शन ये है। तो दोनों के बीच में थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है, तो टाउ कितना आ जाएगा मेरे पास? टाउ देखिए पी साइन थीटा साइन 0, तो टाउ 0 आ गया। ये फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ये है, और डायपोल की डायरेक्शन ये है, सॉरी ये है। थीटा यहाँ पर कितना है? 90 डिग्री दोनों के बीच में। तो देखिए टाउ बराबर कितना आ जाएगा? टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा, मतलब टाउ इक्वल्स टू मैक्सिमम पी ई, मतलब सबसे ज़्यादा टॉर्क यहीं लगेगा। तीसरी, जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो और डायपोल इस डायरेक्शन में हो, डायपोल की डायरेक्शन, तो थीटा बराबर 180 डिग्री, तो टाउ आपका कितना आ जाएगा? टाउ इक्वल्स टू, देखिए थीटा 180 डिग्री, साइन 180 -1 होता है आपका, तो माइनस पी ई। एक जगह आपका पी ई, सॉरी साइन 180 आपका, साइन 180, देखिए डायपोल की डायरेक्शन ये हो और इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी डायरेक्शन ये हो। थीटा यहाँ पर कितना है? 180 डिग्री। अगर थीटा हमारा कितना है? 180 डिग्री, तो टाउ हमारे पास कितना आ जाएगा? पी साइन थीटा साइन 180 क्या होता है? 0 होता है, तो हमारे पास टाउ यहाँ पर क्या आ गया? 0 आ गया। तो देखिए टाउ मैक्सिमम किस कंडीशन में होगा? या फिर 90 डिग्री या फिर 270, और टाउ 0 कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री हो, 180 डिग्री हो। मतलब अगर हम डायपोल को ऐसा रख देते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये घूमेगा नहीं। घूमेगा क्यों नहीं? कारण क्या है? देखिए जब हमने डायपोल को कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो कोई भी रोटेटरी फोर्स होगा ही नहीं। रोटेटरी फोर्स नहीं होगा तो कोई घूमने वाला सीन ही नहीं होगा इसका, तो वहीं टिका रहेगा, ना कोई लीनियर मोशन ना कोई रोटेटरी मोशन।
देखिए अगला टॉपिक है, अब टॉर्क हमने देख लिया, अगली जो हेडिंग लगा लीजिए एनर्जी ऑफ डायपोल। डायपोल के पास कितनी एनर्जी होती है? तो सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है कहाँ? इन्फिनिटी पे, ये मैंने आपको बताया था। अब कोई डायपोल क्रिएट हुआ तो किस तरीके से देखिए क्रिएट हुआ होगा कि हमने क्या किया, 2 पॉइंट डिसाइड किए, एक ये P पॉइंट और एक Q पॉइंट, और डायपोल आपको बनाना है, समझ लीजिए आपको बनाना है, आपको क्रिएट करना है डायपोल। तो यहाँ क्या होना चाहिए? -Q चार्ज होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए? +Q चार्ज होना चाहिए। तो चार्ज लाके आपने रखा। अब देखिए चार्ज आप लाके रखेंगे यहाँ, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप इन्फिनिटी से चार्ज लेकर आ रहे हैं। देखिए इन्फिनिटी पर क्या होता है? इन्फिनिटी पर E = 0 होता है। इन्फिनिटी से आपने चार्ज लाना चालू किया, कहीं से उठा के आप चार्ज लेकर आ रहे हैं, चार्ज लेकर आए और आपने इस पोजीशन पे रखा। अच्छा, इस पोजीशन पे रखा, आपको उठा के क्यों लाना पड़ा? क्योंकि इस पोजीशन पर चार्ज अपने आप नहीं पहुंचेगा। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो देखिए पॉजिटिव चार्ज में रिपल्शन होगा। पॉजिटिव चार्ज में अगर रिपल्शन होगा तो हमें उठा के यहाँ लाना पड़ेगा पॉजिटिव चार्ज को, हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, हमें इधर से फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि हमने यहाँ तक जो वर्क डन किया इस चार्ज को लाने में, वो कितना किया? W1। ठीक। अब देखिए नेगेटिव चार्ज को हमें कहाँ? P पॉइंट पर ले जाना है। तो नेगेटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के लाए। अब देखिए उठा के नहीं लाना, नेगेटिव चार्ज को ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप अट्रैक्ट करेगा, तो हमें रोकना पड़ेगा, इधर से पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें वर्क डन निकालना है तो चार्ज को क्या करना है? एक्सेलरेट नहीं होने देना है। एक्सेलरेट अगर हो जाएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि अगर हमने इधर से नहीं पकड़ा हुआ तो चार्ज भागेगा, उधर फोर्स लगेगा, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा, तो वर्क डन हम इक्वली मेजर नहीं कर पाएंगे। तो देखिए हमने इधर से नेगेटिव चार्ज को पकड़ लिया और चार्ज उधर धीरे धीरे हम उसको उतना ही छोड़ रहे हैं, उतना ही अलाउ कर रहे हैं कि जितना हम उधर से इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू फोर्स लग रहा है उतना ही हम इधर से फोर्स दे रहे हैं, इक्वल फोर्स दे रहे हैं। तो चार्ज धीरे धीरे मूव करता हुआ कहाँ? P पॉइंट पर पहुँच गया। अच्छा, P पॉइंट पर पहुँच गया तो देखिए P पॉइंट पर पहुँचने से पहले सबसे पहले Q पॉइंट तक आया होगा। Q पॉइंट तक आने के लिए हमें वर्क डन फिर से कितना करना पड़ा होगा? W1, लेकिन अब कैसा? नेगेटिव का W1। पॉजिटिव वाले केस में हमें धक्का मारना पड़ रहा था, नेगेटिव वाले केस में हमें रोकना पड़ रहा है, तो -W1। यहाँ तक Q पॉइंट तक हमने -W1 वर्क किया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, Q से P पॉइंट तक ये डिस्टेंस कितना चलना है? 2L। तो यहाँ वर्क डन कितना होगा? वर्क डन = F × X, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब Q × E × 2L, और ये माइनस का चार्ज है तो -Q × E × 2L। देखिए फोर्स कितना हो गया? -Q × E, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पर, तो -Q × E × 2L, डिस्प्लेसमेंट 2L। तो हमारे पास क्या आ गया? 2QL, ये माइनस का P × E। तो किसी भी डायपोल के पास सेल्फ एनर्जी कितनी होती है? -PE। ये चीज़ याद रखिए कि एनर्जी किसी भी डायपोल के पास, कहीं भी डायपोल पड़ा होगा तो उसके पास एनर्जी का कुछ ना कुछ कंटेंट होगा, वो कंटेंट कितना होता है? -PE। तो ये दिमाग में सेव कर लीजिए। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक जो हमारा है वर्क डन इन मूविंग अ डायपोल। किसी डायपोल को अगर हम मूव करवाते हैं तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा? टॉपिक है, देखिए बहुत ये आपका यूज़ अभी होगा किस तरीके से सेल्फ एनर्जी को आप याद रखिए। डायपोल की कितनी होती है? -PE। ये रिलेशन आपको अभी समझ में आएंगे क्यों निकलवा रहे हैं। इन रोटेटिंग डायपोल, किसी डायपोल को अगर हम रोटेट करते हैं तो उस रोटेट करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? जैसे हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है इस डायरेक्शन में, और ये आपका डायपोल रखा हुआ है, -Q + Q,
ये P सॉरी A, ये B, इस तरीके से ये थीटा एंगल पर रखा हुआ है। देखिए थीटा एंगल पर रखा हुआ है, तो क्या कहानी होगी इसके साथ। हमें क्या करना है, इसको रोटेट करवाना है। रोटेट करवाना है तो देखिए इस पर इधर फोर्स कितना लग रहा होगा, F इक्वल्स टू Q इंटू ई, और इधर कितना, F इक्वल्स टू माइनस क्यू ई। कुछ इस तरीके से रोटेट करना चाह रहा होगा ये डायपोल अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इस तरीके से डायपोल रोटेट करना चाह रहा है। डायपोल अगर रोटेट करके यहाँ आया तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ा इसे रोटेट करने में, हमें कितना वर्क डन करना पड़ा θ1 से θ2 इसको रोटेट करने में। ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक। तो देखिए इधर फोर्स कितना लग रहा है हमारे पास QE, उधर फोर्स माइनस QE, मतलब ये जो डायपोल है वो हमने घुमा के यहाँ लेकर आए हैं। अब इस देखिए घुमा के लेकर भी नहीं आएंगे तब भी अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड इसको यहाँ तक घुमा देगा, यहाँ तक आ गया घूमकर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमने इसको यहाँ से घुमाया θ1 से हम किसी θ2 पर लेकर गए, तो हमको कितना वर्क डन करना पड़ा इस डायपोल को रोटेट करने में, ठीक, वो आपको बताना है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारे इस डायपोल को रोटेट करने की वजह से इसके अंदर एक और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। देखिए हमने इस डायपोल को रोटेट किया, इस डायपोल को ऐसे रोटेट किया, यहाँ पर ले आए, जैसे ही इसको छोड़ेंगे, देखिए इसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। जैसे ही इसको छोड़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तुरंत इसको यहाँ घुमा के कर देगा, ठीक। तो हमें क्या निकालना है, कितना वर्क डन करना पड़ा। तो देखिए वर्क डन क्या होता है, W इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और एक और वर्क डन का फॉर्मूला होता है टाउ इंटू थीटा। ये भी यहीं से निकलता है, कैसे, फोर्स इंटू एक्स, ठीक। और इसको किससे डिवाइड कर दिया, R से डिवाइड कर दिया, R से मल्टीप्लाई कर दिया, तो F R इंटू एक्स बाई आर, ये क्या आ गया, थीटा इक्वल्स टू R का अपॉन रेडियस, तो थीटा आ गया, फोर्स F इंटू आर, टाउ हो गया ये, और टाउ इंटू थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, टाउ का फॉर्मूला आ जाता है, वर्क डन का फॉर्मूला आ जाता है, वर्क डन इक्वल्स टू टाउ इंटू थीटा। ये आ गई कहानी। और इससे एक और डिफरेंशियल फॉर्म इसकी होती है टाउ डी थीटा, ये होती है। तो हमें यहाँ पर निकालना है क्या, वर्क डन इसको रोटेट करवाने के लिए, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए W इक्वल्स टू टाउ डी थीटा, हमने क्या मूव करवाया, छोटा सा डी थीटा मूव करवाया, ठीक, डी थीटा मूव करवाया। तो टाउ क्या होता है, PE साइन थीटा डी थीटा। अब मुझे टोटल वर्क डन निकालना है, DW है ये, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, θ1 से θ2 तक। तो ये हमारे पास क्या आ गया, PE बाहर ले लेंगे, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा माइनस θ1 से θ2, तो PE ये माइनस बाहर आ गया, ये अपर लिमिट कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया तो PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो ये हमारे पास आ गया वर्क डन इन रोटेटिंग आ डायपोल। किसी डायपोल को अगर हमने रोटेट किया तो कितना वर्क डन करना पड़ा, या फिर कितना वर्क डन हमारा उसके अंदर सेव हो गया पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब हम केस देखते हैं, हमारे पास वर्क डन कितना निकल के आया, वर्क डन का फॉर्मूला ही है। देखिए जो हम वर्क डन इसमें करेंगे वो वर्क डन इसे रोटेट करवाने में करेंगे, वही इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो इसके पास नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हमें उसकी चर्चा करनी है। तो सबसे पहले केस बना लेते हैं कि इसकी सेल्फ एनर्जी या फिर डायपोल की एनर्जी माइनस PE हमने निकाली थी, ये हमेशा इसके पास रहती ही रहती है, ठीक। और ऑन रोटेशन करेंगे तो कितनी होगी, और नेट
नेट एनर्जी, ठीक, नेट एनर्जी क्या, पोटेंशियल एनर्जी, ये भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ये भी क्या है इसकी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी पोटेंशियल एनर्जी हैं। एक तो इसके पास ये एनर्जी कंटेंट हमेशा ही रहता है माइनस पी, तो हमेशा ही डायपोल बनेगा तो उसके पास माइनस पी ही अवेलेबल होगा। ये हम रोटेट करेंगे तो उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और ये नेट एनर्जी। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, θ1 को फिक्स कर दिया। θ1 तो हमारा क्या होगा, 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री से हमें रोटेट करना पड़ेगा, तो θ1 हमेशा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो थीटा 0 डिग्री टू 90 डिग्री। तो देखिए सेल्फ एनर्जी तो माइनस पी ही रहेगी, रोटेशन पर कितनी इसके पास वर्क डन में अगर हम डालेंगे तो यही इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया होगा। तो कितना आ गया हमारे पास, पी ई कॉस θ1, कॉस θ1 क्या हो गया, सॉरी जीरो, पहले केस लेते हैं कि क्या है, थीटा बराबर 0 डिग्री है, मतलब डायपोल की डायरेक्शन भी यही है पी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है। दोनों थीटा क्या ले लेते हैं हम, 0 डिग्री ले लेते हैं। तो देखिए 0 डिग्री लेते हैं, 0 पर ये भी 0 1 और ये भी 1, 1 माइनस 1 0, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑन रोटेटिंग ये 0, तो नेट एनर्जी हमारे पास कितनी आएगी डायपोल की, माइनस पी ई। जब डायपोल इस तरीके से पड़ा हुआ है तो हमारे पास नेट एनर्जी माइनस पी ई आ गई। दूसरा केस लेते हैं, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री टू 90 डिग्री। अब देखिए θ1 हमने क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है, किसको इंक्रीज कर रहे हैं, पहले θ2 को हमने 0 डिग्री लिया, अब θ2 को कितना 90 डिग्री ले रहे हैं। तो 90 डिग्री ले रहे हैं, इसकी एनर्जी तो फिक्स है माइनस पी ई। अच्छा इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, रोटेशन की, कॉस θ2 90 डिग्री डालेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर कितनी आ जाएगी, पी ई कॉस θ1, कॉस θ1 ये क्या है, ये 0 है, तो कॉस 0 1, तो W कितना आ जाएगा, पी ई आ गई। तो नेट एनर्जी कितनी हो गई, 0 होगी। तीसरा केस देखिए, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री से कहाँ तक गया, टू 180 डिग्री, ये पी ई ही रहेगा, माइनस पी ई रहेगा। यहाँ डालिए वैल्यू 180 डिग्री, जैसे ही वैल्यू डाली, ये तो 1 है, 1 माइनस 1 कॉस 180 डिग्री क्या होता है, माइनस 1 होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस 1 1 प्लस हो जाएगा, तो 2 मिल जाएगा हमें अंदर, और W बराबर पी ई आ जाएगा। तो हमारे पास ये कितना आ गया, 2 पी ई। तो नेट एनर्जी हमारे पास कितनी आ गई, पी ई आ गई। चौथा केस, थीटा कहाँ से, 0 डिग्री टू 270 डिग्री। अच्छा इसके पास तो पी ई रहेगी। इस वाले केस में देखिए थीटा 270 डिग्री डाला, अब देखिए कॉस 270 पे क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगी, फिर दोबारा से पी ई आ जाएगी, और नेट एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अच्छा पांचवी कंडीशन कौन सी होगी, थीटा 0 डिग्री टू 360 डिग्री, ये तो क्या रहने वाला, माइनस पी ई रहने वाला है, ठीक, ये माइनस पी रहने वाला। अच्छा कॉस 360 क्या होता है, कॉस 180 प्लस 180। अगर मैं बात करूं कॉस 360 माइनस 0 ए एस टी सी, कॉस थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, अच्छा ठीक है, कॉस पॉजिटिव 360 0 डिग्री 1। अच्छा कॉस 1 होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो ये आपका 0 आ गया, ये माइनस पी। तो देखिए अब यहाँ अगर मैं बात करूं तो आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी, नेट एनर्जी इसकी दो जगह 0 हुई है, और नेट एनर्जी दो जगह क्या हुई है, माइनस की हुई है, और एक जगह पी है। तो माइनस का मतलब क्या है, और इस 0 का अगर मुझसे पूछा जाए कि इस डायपोल की मिनिमम एनर्जी कितनी हो सकती है, तो आप क्या बोलेंगे, माइनस पी। देखिए 0 नहीं होगी, 0 से भी कम कितनी है, माइनस पी। तो डायपोल मोस्ट स्टेबल स्टेट में कहाँ रहेगा, जब उसकी एनर्जी कितनी हो, मिनिमम हो, माइनस पी एनर्जी होगी, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, इसलिए ये मैंने इतना डिटेल में आपको बताया, खोल के दिखाया कि क्या कहानी चलती है। और इस डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ठीक है, आप याद कर लीजिए उसको, यहीं से निकलता है। ये जो मैंने आपको वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल कराया है, यहीं से निकलता है। हमें अब डायपोल को अगर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालना, तो डायपोल को हमें कहाँ से काम मूव करना पड़ता है, माइनस क्यू ये प्लस क्यू, ये सॉरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस डायपोल को 90 डिग्री से, माइनस क्यू ये प्लस क्यू। क्योंकि देखिए 90 डिग्री पे क्या होती थी, डायपोल की एनर्जी
जीरो होती थी। अगर डायपोल की एनर्जी जीरो है तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन निकलता है, हमें डायपोल को कहाँ से घुमाना है, 90 डिग्री से कहाँ घुमाना है, थीटा पर घुमाना है। तो वर्क डन का हमारा एक्सप्रेशन क्या निकला था, W इक्वल्स टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, यही निकला था। 90 डिग्री से हमें कहाँ घुमाना है, थीटा, कोई सा भी थीटा हो 90 डिग्री पर। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री पर जो डायपोल की एनर्जी होती थी वो नेट एनर्जी, मैंने आपको एक्सप्रेशन इससे पहले बताया था, वहाँ जीरो होती थी। जीरो होती थी, डायपोल के पास कोई एनर्जी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी। तो अब यहाँ से क्या करते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालते हैं। तो PE cos थीटा 1, P cos थीटा 1 हमें क्या डालना है, देखिए 90 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री माइनस cos थीटा 2। थीटा 2 कुछ भी होगा, जहाँ भी हमें लाना पड़ेगा, यहाँ से घुमा के कहीं भी ला सकते हैं, यहाँ ला सकते हैं, यहाँ ला सकते हैं, किधर भी ला सकते हैं इस डायपोल को। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला निकला, PE जीरो माइनस cos थीटा 2, ये क्या गया माइनस PE cos थीटा 2, इसकी जनरल फॉर्म आ जाएगी माइनस P डॉट E। ये आपकी जनरल फॉर्म है। किसका फॉर्मूला आपका निकल आया है, ये पोटेंशियल एनर्जी का, यू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। तो टाउ का हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, टाउ इक्वल्स टू आपके पास आ गया P क्रॉस E, और आपके पास पोटेंशियल एनर्जी U आ गई आपके पास माइनस P डॉट E। ये आपकी पूरी डायपोल की कहानी थी कि डायपोल की एनर्जी क्या होगी, डायपोल जब रखेंगे हम किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर तो उसके पास एनर्जी पहले से कितनी कंटेंट होगी, डायपोल को हम अगर वर्क डन करेंगे तो उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, अगर डायपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हो तो टॉर्क क्या बनेगा, ये सारी कहानी आपकी हो गई है। अब इस पर आपके केबल और केबल क्या बचे हुए हैं, न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं। तो अब हम अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स लेंगे। आपका पहला डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, उसकी वजह से, और ये वाले, इस वाले लेक्चर के सारे न्यूमेरिकल अगले लेक्चर में हम डालेंगे। थैंक यू।